तो हाँ जी, कैसे हैं आप सभी के हालचाल और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। हम हैं अभिषेक भैया और आप लोग के लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10th की साइंस, और कक्षा 10th की साइंस में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बायो का जो दूसरा चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें से कुछ चीजें हम लोगों ने खत्म कर दी थी, जो कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही जटिल टॉपिक होता है, लेकिन मैंने उसको भी आसान तरीके से आपको समझा दिया, जिसका नाम था मानव मस्तिष्क। तो कितने ऐसे प्यारे बच्चे हैं जिनको मानव मस्तिष्क कंप्लीटली समझ में आ चुका है, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे हाँ अभिषेक भैया, आपने जो कल की क्लास कराई थी उसको हम लोगों ने बहुत 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 मजेदार तरीके से किया था और वो हमको समझ में आई थी। कोई ऐसा तो है नहीं जिसको समझ में ना आया हो। अगर कोई ऐसा है तो उस वीडियो को जाके फिर से देख लो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि आपको चीजें मैं अच्छे से समझा सकूं, और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो आज हम आगे चलने वाले हैं, तो आगे चलेंगे या कुछ पीछे की चीजें भी छूटी होंगी तो उनको भी इस वीडियो में ऐड कर लेंगे। कुछ चीजें छूट जाती हैं कभी कभार, तो उनको भी, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं क्या है। तो कल हम लोगों ने बात किया था, क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्र, सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। देखो प्यारे बच्चों, ये जो होता है इस पे हम लोगों ने दो चीजों को पढ़ा था। क्या थी वो दो चीजें, तो वो दो चीजें थी, पहला तो आपका था मस्तिष्क, मस्तिष्क और यानी ब्रेन, और दूसरा क्या था प्यारे बच्चों, तो दूसरा था तुम्हारा मेरु रज्जु। मैंने आपको बताया था कि इसमें दो चीजों को हमको पढ़ना है, मेरु रज्जु, इसको बोलते हैं स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें हम लोगों ने लगभग मस्तिष्क से रिलेटेड सारी चीजों को खत्म कर दिया था, मतलब लगभग खत्म कर दिया था। अभी कुछ चीजें हैं जो मैं आज की वीडियो में ऐड करवाऊंगा। तो मस्तिष्क में हम लोगों ने इनके सारे भाग पढ़ लिए थे। कितने भाग होते हैं इसके, तो इसके तीन भाग हम लोगों ने पढ़े थे, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। क्या है, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने अलग अलग भागों में बांट के पढ़ा था। तो अग्र मस्तिष्क को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक था प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, और एक था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं, इसके तीन भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, 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 और दूसरा तुम्हारा होता है पोन्स, और तीसरा तुम्हारा होता है मेडुला, मेडुला। बोलो यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इसको खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये भी तो कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से मुझे एक दो चीजें बतानी है। क्या बतानी है, एक दो चीजें बतानी है। क्या है वो चीजें, तो देखो सबसे पहले तो एक चीज याद रखेंगे आप लोग। क्या याद रखेंगे, तो ये मस्तिष्क है, तीन भागों में बांटा है, और इसके ये सारे के सारे भाग हैं, अलग अलग भागों का अलग अलग काम है, जो कि कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जिनको भी देखना है वो कल की वीडियो जाके क्या कर लेंगे, तो देख लेंगे। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ आज की वीडियो में। तो आज की जो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने इतनी की चीजें कल खत्म कर ली है। ठीक है भाई, और ये है आज का, चलेंगे और इसके आगे भी कुछ चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये मेरुरज्जु क्या होती है, तो देखो मैंने आपको मस्तिष्क का जब चित्र बनाया था, तो मस्तिष्क जहाँ खत्म हो रहा था, तो लास्ट वाला भाग होता है मेडुला, यानी यह मस्तिष्क का सबसे लास्ट वाला है। नीचे अगर हम देखें मस्तिष्क ऐसे, तो मस्तिष्क का हम मान ले कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, मेडुला होता है, मेडुला। यहीं से आपकी निकलती है मेरुरज्जु, मेरु रज्जु। क्या निकलती है, मेरु रज्जु।
कहाँ से निकलती है? तो मेडुला से ही जुड़ी होती है, यानी मेडुला जो होता है मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है। उसके बाद वहां से क्या निकलती है? मेरुरज्जु। कहाँ होती है? तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे दिख रही है, यानी पूरी की पूरी यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे तक होती है, यानी रीढ़ के हड्डी के अंदर पाई जाती है। मेरुरज्जु कहाँ पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी, सॉरी, रीढ़ की हड्डी के अंदर किस रूप में पाई जाती है? तो तंत्रिका नाल होती है। क्या होती है? तंत्रिका नाल, यानी इसको बोलते हैं नर्वस कैनाल। यानी जो मेरुरज्जु होती है वो कहाँ होती है? तो मेडुला से जुड़ी होती है पीछे वाले भाग से, और क्या होती है? तो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। किस रूप में होती है? तो तंत्रिका नाल के रूप में होती है। मेरुरज्जु का एक और नाम होता है सुषुम्ना, भी इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। तो कभी लिख के आ जाए तो डरना मत कि ये क्या है, भैया ने बताया नहीं क्या? भैया ने बताया है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? सुषुम्ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक याद रखेंगे। और एक चीज और, इसके कार्य पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इसके कार्य। तो कार्य थोड़ा सा ध्यान दे लो कि क्या क्या है इसके कार्य। ये वाला पोर्शन में मिटा सकता हूँ, ये वाला पोर्शन में मिटा सकता हूँ। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं मेरुरज्जु। क्या पढ़ रहे हैं? मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु देखो, सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालेंगे मेरुरज्जु या सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, तो हमने क्या बात किया कि ये कहाँ से जुड़ती है? तो मेडुला से जुड़ी रहती है। कहाँ से जुड़ी रहती है? मेडुला। मेडुला से निकलती है, मेडुला से निकलती है। ठीक है, पहला चीज याद रखें। दूसरी चीज कहाँ होती है? तो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर किस रूप में होती है? तो तंत्रिका नाल। किस रूप में होती है? तंत्रिका नाल के रूप में। तंत्रिका नाल, यानी बोलते हैं इसको क्या? नर्वस कैनल। नर्वस कैनल। ठीक है, अगला कार्य में हम बात करते हैं। तो कार्य इसके याद रखिएगा, कार्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्य क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कार्य क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, कार्य यह क्या करती है कि जो भी संवेदना या उद्दीपन, आवेग बोलते हैं उनको, आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचने मस्तिष्क तक पहुंचने का रास्ता प्रदान करती है। रास्ता प्रदान करती है, यानी यह क्या करती है? तो जो भी उद्दीपन या जो भी मैसेज तंत्रिका कोशिकाओं से आते हैं मस्तिष्क की ओर, उनको ये रास्ता देती है। कौन? तो आपकी ये मेरुरज्जु। दूसरा काम क्या करती है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। दूसरा कार्य क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। तो याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? तो मेरुरज्जु। और आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचने का क्या करती है? रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ तक बोलो। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। बोलो, यहाँ तक चल सकते हैं। तो याद रखेंगे कि मेडुला से निकलती है, यानी मस्तिष्क के अंतिम भाग से, और पतली नाल के रूप में होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, और कार्य ये है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और यहाँ ऐड कर देता हूँ। आप लोगों ने ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं देखा होगा, इन पे नियंत्रण किसका होता है? ये छूट गया था। ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रिया। क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, तो जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पे नियंत्रण कौन रखता है? तो प्रमस्तिष्क। और यहाँ पे कौन नियंत्रण रखता है? तो हाइपोथैलेमस। याद रखना इतनी चीजें। ये एमसीक्यूज कभी भी बन सकता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पे कौन नियंत्रण रखता है? तो मेरुरज्जु। ऐच्छिक पे कौन रखता है? तो प्रमस्तिष्क। और अनैच्छिक पे कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस। जैसे कि अनैच्छिक में मैं आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा कल पढ़ाया था कि पाचन और श्वसन। तो क्या पाचन हमारे मन के हिसाब से होता है? नहीं। तो ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे
ये याद रखें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरू रज्जु समझ में आ गया होगा। इतना ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है। डीप में आप आगे पढ़ेंगे, अगर जिनको भी बायो पढ़ना होगा 11th 12th में, तो वहाँ डीप में चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक तो हम आगे चल सकते हैं। बोलिए, क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है खत्म। हमने मस्तिष्क पढ़ लिया और मेरू रज्जु को पढ़ लिया। अब आता है हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता क्या है? जो हमारा जैसे मस्तिष्क से निकलती है क्या? कपाल तंत्रिका है। तो मस्तिष्क तक सूचनाओं को लेके आने में कपाल तंत्रिका क्या करती है? तो मदद करती है। यानी मेन, जैसे आपको पता है कि केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, और केंद्र सरकार के जो सांसद होते हैं, जैसे आप लोगों ने प्रधानमंत्री को देखा हो, तो प्रधानमंत्री के नीचे बहुत सारे सांसद होते हैं, तो वो किसका काम कर रहे हैं? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का। और जो मोदी जी है वो मस्तिष्क का काम कर रहे हैं, केंद्र का। तो वो सारे लोग अपना अपना डाटा अपने अपने शहर से लेके आते हैं मोदी जी के पास। यानी जितनी भी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वो सारा का सारा डाटा कहाँ लेके आती है? मस्तिष्क के पास। यानी एक ऐसा तंत्र जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की मदद करता है। क्या करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की मदद करता है। ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी ये जो दोनों आते हैं, कपाल तंत्रिका है, मेरु तंत्रिका है, तो वो कपाल तंत्रिका है मस्तिष्क की ओर डाटा को लेके आएंगे, और मेरु तंत्रिका है मेरु रज्जु की तरफ। तो इनको क्या करती हैं? तो ये होता है क्या? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की मदद करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, ना ही इंपॉर्टेंट है, ना ही पेपर में वो आएगा। ठीक है, तो मैं अब शुरू करने वाला हूँ क्या? जंतुओं में हार्मोन। क्या शुरू करने वाला हूँ? जंतुओं में हार्मोन। और ये बहुत खतरनाक है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। चलिए, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हार्मोन। क्या शुरू करने जा रहे हैं? हार्मोन। या हम लोगों ने दो पढ़ा था, तंत्रिका तंत्र और श्रावी तंत्र। क्या पढ़ा था? श्रावी तंत्र। तो हम शुरू कर जा रहे हैं क्या? श्रावी तंत्र। क्या शुरू कर रहे हैं? श्रावी तंत्र। श्रावी तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले आपको मिलेगी क्या? तो सबसे पहले आपको मिलेंगी अंतःस्रावी। क्या मिलेंगी? अंत अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि इनको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये होती क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? फिर दूसरी आएंगी बहिःस्रावी। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड, बहिःस्रावी ग्रंथि। यानी इनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखो दो शब्द हमारे पास है, एक तो अंतःस्रावी और दूसरी बहिःस्रावी। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नाम से पता लगाते हैं कि जो अंदर श्रावित करती होगी तो उसको बोलेंगे अंतःस्रावी, और जो बाहर श्रावित करती होगी उसको बोलेंगे क्या? तो बहिःस्रावी। ऐसा कुछ नहीं है। बाहर और अंदर वाला याद मत रखिएगा। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ से क्या होता है, तो ये क्या करती है कि जो भी यहाँ से स्राव होता है, यानी जो भी चीजें यहाँ से निकलती हैं, यानी यहाँ से जो भी चीजें निकलती हैं वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाती हैं। क्या होती हैं? डायरेक्ट ब्लड में मिल जाती हैं। तो इनको बोलेंगे इनसे निकला स्राव। इनसे निकला स्राव सीधे रक्त में मिल जाता है। रक्त में मिल जाता है। मिल जाता मिल जाता है। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे जो भी स्राव निकलता है, यानी यहाँ से जो भी स्राव निकलता है वो किसी विशेष अंग के में जाता है। जो भी स्राव, यानी इससे निकला स्राव, इससे निकला स्राव, स्राव, इससे निकला स्राव किसी
विशेष अंग में जाता है, विशेष अंग में जाता है। ये क्या है सर? ये क्या है? स्राव और ये फ्लाव। अब देखो, सबसे पहली चीज, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यहां से निकलता है हार्मोन। क्या निकलता है? हार्मोन। यानी यहां से क्या निकलता है? हार्मोन। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं सर? तो हार्मोन आपके शरीर में जो भी बदलाव होते हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? तो हार्मोन की वजह से होते हैं। तो हार्मोन का देखो, सबसे पहले तो हार्मोन है क्या? तो ये है एक केमिकल। केमिकल क्या होता है? केमिकल, जो हमारे शरीर को क्या करता है? तो हमारे शरीर का वृद्धि भी करता है। क्या करता है? वृद्धि। और क्या करता है? विकास करता है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी चीजें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? तो हार्मोन की वजह से होती है। जैसे समझो, जैसे अभी जो आप लोग सारे के सारे लोग होंगे 13, 14, 15 साल के होंगे, सारे भाई बहन मेरे होंगे वो 13, 14 साल के होंगे। अभी आप लोगों में एक अवस्था शुरू होती है जिसको बोलते हैं यौवनावस्था। यौवनावस्था ये भी पढ़ना है तीसरे चैप्टर में, रिप्रोडक्शन वाले में। यौना अवस्था यानी पीबर्टी, PUBERTY, पीबर्टी। अब ये क्या होता है भैया? तो भैया ये होता है क्या? देखो, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि आपके शरीर में कुछ बदलाव आने शुरू होंगे। जैसे लड़कों की अगर मैं बात करूँ तो उनका ये आ जाएगा दाढ़ी मूंछ, जैसे अभिषेक भैया का है तो दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा ये मसल्स आपकी टाइट होने लगेगी, कंधा चौड़ा होने लगेगा और आपके आवाज में भारीपन आएगा। तो ये सारा का सारा खेल किसका है? तो हॉर्मोन्स का है। और एक चीज और है, आपको अपोजिट जेंडर के प्रति क्या होने लगेगा? तो खिंचाव होने लगेगा, आपको सुंदर कोई लगने लगेगा, आप उसको महिला मित्र बनाने की कोशिश करे लेंगे। लड़कियां पुरुष मित्र बनाना शुरू कर देती है। यानी वो सारा का सारा खेल हमारा नहीं होता है, इस आंख का भी नहीं होता है। सारा खेल किसका होता है? तो हार्मोन का होता है। हमारे मन में कुछ कुछ होता है, यानी हमारे मन में कुछ कुछ होता है, वो हमारा मन नहीं करवाता है। वो कौन करवाता है? सारा का सारा हार्मोन करवाता है। ठीक है, तो सारा का सारा हार्मोन का खेल है भाई। ठीक है, तो बहुत टेंशन नहीं लेना, वो सबके साथ होता है। ठीक है, हम लोग के साथ भी होता था, आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप उस फेज में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्मोन क्या होते हैं? तो हमारी पूरी बॉडी में एक समान वितरित होते हैं। क्या ऐसा तो है नहीं कि आपका ये वाला हाथ 1 किलोमीटर लंबा है और ये आधा मीटर, ऐसा कुछ नहीं ना। हमारा दोनों हाथ लगभग सेम लंबाई का है। यानी जो हार्मोन होते हैं उनकी मात्रा हमारे शरीर में सब जगह कैसी होती है? तो एक समान होती है और सारे शरीर में उसकी जरूरत होती है, किसी एक भाग को उसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो निकलते हैं तो ये यौनावस्था में मिटा सकता हूँ। ओ मम्मा गिरो मत। चलिए, तो यहाँ पे क्या निकलता है? तो यहाँ पे निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। अब ये क्या होता है? तो ये किसी भी क्रिया की दर को बढ़ाता है। क्रिया की दर को बढ़ाता है। ये क्या है? जैसे मान लो, मैं इसको एक लॉजिकली उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि दो पक्ष हैं, लड़ाई हुआ उन लोगों में, ऐसे नॉर्मल गाली वाली हो रही है, तो लड़ रहे हैं आपस में, बात से, मुंह से, गाली से। तब तक एक आया, वो क्या किया कि वो इन दोनों के झगड़ा को और बढ़ा दिया। और झगड़ा को जब बढ़ाया इसने, झगड़ा को जब बढ़ाया इसने, तो जो चीज मुंह से हो रहा था वो अब डंडा चलने लगा। यानी उसने क्या कर दिया? वहां पे जो चीज हो रही थी उसकी दर को बढ़ा दिया। तो ये दर बढ़ाते भी हैं और दर को घटाते भी हैं कभी कभार। अब मान लो कोई तीसरा इंसान आया, उसने क्या कर दिया? झगड़े को रोक दिया। तो एंजाइम, यानी हम कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? तो हार्मोन निकलते हैं, और बहिःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? एंजाइम। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है। अब अगला चलते हैं। अब एक चीज आपको पता है, एक चीज आपको पता होना चाहिए। क्या? तो आप ये पता रखिए कि अगर हमको सारी बॉडी में इसको भेजना है तो क्या हमें किसी नली की जरूरत पड़ेगी या पाइप की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि सब जगह बराबर भेजना है, कहीं कम ज्यादा तो भेजना नहीं है। तो यह नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन, यानी इनमें कोई नली नहीं पाई जाती। लेकिन ये मान लो कि आपको अपने खेत को वो करना है,
क्या करना है, आपके खेत में पानी चलाना है, आपने ट्यूबवेल और आपके खेत के बगल में आपके पड़ोसी का खेत है, तो आप क्या करेंगे, आप पाइप लेके आएंगे ना अपने खेत तक, क्या ऐसा पानी छोड़ देंगे कि चलो पड़ोसी का पहले हो जाएगा उसके बाद हम अपना पटाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, अपने खेत की सिंचाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे पहले वहां से एक पाइप डालेंगे, उसको अपने खेत में लाके छोड़ देंगे, अपने खेत में कहीं छोड़ देंगे, चलो अपना ही खेत है कहीं भी, यानी ये सारे शरीर के सभी अंगों में इनकी जरूरत है, इसलिए यहाँ पे नलिका नहीं होती है, और ये जो होती है वो नलिका युक्त होती है, यानी बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, नलिका युक्त होती है, यानी इनमें नली होती है। क्यों? क्योंकि यह एक विशेष स्थान पे एंजाइम्स को पहुंचाती है। क्या करती है? तो यह एक विशेष स्थान पे एंजाइम्स को क्या करती है, तो पहुंचाती है। बोलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? बोलिए, क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? यानी ये शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है और ये कुछ विशेष अंगों में पहुंचाया जाता है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? अगला अगला रहता है, जैसे यहाँ चलिए, ये जो होते हैं वो शरीर में संचित नहीं होते हैं, यानी शरीर में संचित नहीं, यानी इकट्ठे नहीं होते हैं, संचित नहीं होते हैं, शरीर में संचित नहीं होते हैं, लेकिन ये शरीर में क्या होते हैं, संचित होते हैं। शरीर में ये कुछ समय तक, ये भी नहीं होते, कुछ समय तक संचित होते हैं, कुछ समय तक संचित होते हैं कुछ समय तक क्या होते हैं, संचित होते हैं। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका जो लिवर है यानी यकृत है, वो क्या बनाता है? यकृत क्या बनाता है, कोई बताएगा? यकृत एग्जाम्पल ले लो आप, तो यकृत इसमें ले लो, यानी लिवर, यकृत, लिवर, कोई बताएगा यकृत क्या बनाता है? तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेज में कि यकृत जो होता है वो पित्तरस बनाता है, पित्तरस, और पित्तरस स्टोर होता है, आपने सुना? देखो अभी हम बात करें संचित की, यानी इकट्ठा होने की। तो देखिए पित्तरस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। इतना मैं आपको पढ़ाया था, बोलो 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 बोलो। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ समय तक, क्या बोला मैंने, कुछ समय तक हमारे शरीर में संचित हो सकते हैं। बोलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? मेरे सारे प्यारे भाइयों एवं बहनों को समझ में आ गया? मैं आगे चल सकता हूँ? बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो, हैंड्स अप कर सकते हो, थम्स अप कर सकते हो। बोलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सारे लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कुछ ही लोग करते हैं, थोड़ा सा कमेंट करके मोटिवेट किया करो अपने अभिषेक भैया को, ठीक है? अब हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में मैंने क्या बोला कि इनसे जो भी स्राव निकलता है, इनसे निकलता क्या है, तो हार्मोन, और जो हार्मोन निकलते हैं वो शरीर सीधे रक्त में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रक्त जो होता है हमारी पूरी बॉडी में आता जाता रहता है, तो रक्त में मिल जाएगा तो हमको चीजें पहुंचाने में आसानी होगी, इसलिए सीधे क्या मिल जाता है, तो रक्त में मिल जाता है। क्या निकलता है यहाँ से? हार्मोन। हार्मोन करता क्या है, तो वृद्धि एवं विकास, यानी हमारे शरीर में हार्मोन्स का क्या काम है, तो वृद्धि एवं विकास। नलिका विहीन, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, नलिका विहीन इसको क्यों कहते हैं। तो नलिका विहीन इसलिए कहते हैं प्यारे भाई कि देखो अगर हमको कोई भी चीज शरीर के सारे अंग में पहुंचाना है तो हमें किसी पाइप की जरूरत नहीं है, हमें ये सीधे ब्लड में मिल जाते हैं, तो पाइप की हमें कोई जरूरत नहीं है। संचित नहीं होते हैं, यानी हमारे शरीर में ये कहीं भी इकट्ठा नहीं होते हैं कि हार्मोन चलो यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, यहाँ इकट्ठा करते हैं, बाद में इसका उपयोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि में। क्या आते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि में। तो इनसे निकला स्राव किसी विशेष, यानी ये जो बहिःस्रावी होते हैं ग्रंथियां, यहाँ से जो भी चीजें निकलती हैं, सबसे पहले तो यहाँ निकलता क्या है, एंजाइम निकलता है, और एंजाइम निकलता है तो एंजाइम जो होता है वो किसी विशेष अंग में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? किसी विशेष अंग में पहुंचते हैं, ठीक है? और यह क्रिया की दर को बढ़ाते भी हैं और कभी कभी घटाते भी हैं। यहाँ है नलिका युक्त, यह नलिका, अब मान लो किसी विशेष अंग में पहुंचाना है तो हमें और लोगों से तो बचा के चलना पड़ेगा ना, तो उसमें से एक नली आती है और जहाँ पे उसकी जरूरत होती है वहां पे उसको पहुंचा दिया जाता है। बोलिए, और यह कुछ समय तक संचित भी रहते हैं, ये संचित नहीं होते हैं, ये कुछ समय तक संचित रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ये है आपका एग्जाम्पल यकृत, और भी है, मैं अभी थोड़ा सा इधर मिटा के, क्योंकि नीचे नहीं लिख सकते, नीचे दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, चलो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ दोनों तरफ। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये भी पढ़ना है, टेंशन नहीं लेने का मेरे बच्चों। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि भी हम लोग को पढ़ना है। इधर अगर हम लोग लीवर हो गया
लीवर के बाद ले लो तुम्हारा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आप लोग को क्लियर है? बोलो, क्या यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलूं मैं आगे? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? आगे मैं चल सकता हूँ, आगे मैं चल सकता हूँ। चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो, ले लो जल्दी। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक तीसरी ग्रंथि आती है इसी में, उसको बोलते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं? मिश्रित। तीसरी एक ग्रंथि आती है जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। तो ये होता है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें अंतःस्रावी भी होती है, अंतःस्रावी, और बहिःस्रावी, दोनों के जिसमें गुण होते हैं। बहिःस्रावी यानी एक ऐसी ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी यानी हार्मोन निकलते हैं और यहाँ से एंजाइम भी निकलते हैं। ऐसी ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी ग्रंथि को हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं भैया? तो मिश्रित ग्रंथि, यानी जहाँ से दोनों निकलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी ग्रंथि जहाँ से हार्मोन्स का भी श्रावण होता है, यानी उसकी कुछ कोशिकाओं से हार्मोन निकलते हैं और उसकी कुछ कोशिकाओं से क्या निकलते हैं? तो एंजाइम्स भी निकलते हैं। ऐसी ग्रंथि को हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। बोलिए ठीक है यहाँ तक? तो एक ऐसा अंग हमारी बॉडी में है अग्न्याशय, अग्न्याशय, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अग्न्याशय एकमात्र ऐसी हमारी बॉडी में ग्रंथि है जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? तो इसको बोल देते हैं हम मिश्रित ग्रंथि। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो इसको भी याद रखेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में बन सकता है। ठीक है, चलो अब एक शब्द अभी हम लोगों ने पढ़ा, हार्मोन। हार्मोन की उत्पत्ति या खोज कैसे हुई, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी डीप बात कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस को डीप में पढ़ो, और साइंस को ऐसा पढ़ो कि साइंस से आपको प्यार हो जाए। और साथ में अभिषेक भैया से भी, क्योंकि अभिषेक भैया बहुत अच्छे हैं, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन। अब देखो, सबसे पहले तो हार्मोन जो होता है, इसकी खोज या कब पता लगाया गया था इसके बारे में, तो 1902 में किसने? तो वेलिस, वेलिस एंड स्टर्लिंग, एक साइंटिस्ट है, वेलिस एंड स्टर्लिंग, दो लोग हैं। इन्होंने सबसे पहले हार्मोन्स का क्या किया था? तो सबसे पहले पता लगाया था। क्या किया था इन्होंने? पता लगाया था। ठीक है, हार्मोन का पता लगाया था किसने? वेलिस और स्टार्लिंग ने, स्टर्लिंग या स्टार्लिंग। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर नहीं है? सॉरी यहाँ तक क्लियर है? तो हार्मोन के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे क्या, कि हार्मोन का खोज का मतलब पता का, देखो खोज थोड़ी होगा इसका, ये तो हमारी बॉडी में जब से हम इंसान इस धरती पे आए तब से है। ठीक है, तो ये बस ऐसे नॉर्मली इनके बारे में है। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने आज पढ़ा मेरुरज्जु। क्या पढ़ा हम लोगों ने? मेरुरज्जु। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्रंथियां, यानी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी। उसके बाद बहिःस्रावी, बहिःस्रावी, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिश्रित ग्रंथि। यानी इतनी चीजें हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या किया है? तो कवर किया है। तो बोलिए कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी कोई डाउट है? क्या कोई ऐसा है प्यारे मेरे भाई एवं बहन जिनको कोई भी डाउट है? तो मैं उनका कोई डाउट ले सकता हूँ, अभी डाउट लेने का टाइम है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी नहीं लगी है? थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी किया करो। ठीक है, लाइक कर दिया करो, नहीं करोगे बहुत मारूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में मैं इतना ही रखूंगा, और कल हम लोग के सिलेबस, हाँ एक चीज और बताना, सॉरी, देखो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारे सिलेबस में, क्योंकि हमारे सिलेबस में हेडिंग क्या है? जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में
हार्मोन, तो हमको बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको किसके बारे में पढ़ना है, हार्मोन के बारे में और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो कल हम जितने भी हमारे इस चैप्टर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और जो जो हार्मोन निकलते हैं और उनको क्या क्या काम है सारा पढ़ लेंगे। तो कल की भी वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। क्या है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो भी शानदार है, कल की वीडियो भी शानदार और जानदार होगी, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें शानदार एवं जानदार ही होंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही और विदा लेते हैं आज के लिए। सारे प्यारे बच्चों को ठंड आ गई है, थोड़ा सा स्वेटर वेटर पहन के रहा करो। ठीक है, तो सारे के सारे जय हिंद।